वेलकम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे और साथ में राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, पोल्स और जीरोस के लिहाज से स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। देखिए, ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास होता है आउटपुट बाय इनपुट ना। अगर एक ब्लॉक है, इसमें ये आउटपुट है और ये इनपुट है ना, तो ट्रांसफर फंक्शन का क्या होगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर कोई भी फंक्शन हो जिसका हमें आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मिल जाए तो उसको हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ट्रांसफर फंक्शन में जो ऊपर होता है नॉमिनेटर, उसकी हमेशा पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ट्रांसफर फंक्शन में नॉमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है प्रॉपर फॉर्म में। तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर होनी चाहिए ज्यादा नॉमिनेटर से। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देखें, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। ठीक है, n जो है नीचे वालों की पावर है, m जो है वो ऊपर वालों की पावर है। तो n मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू n फॉर ए प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, वरना हमें डिवाइड करके उसको प्रॉपर बनाना पड़ता है। अब ट्रांसफर फंक्शन से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी देख सकते हैं, सिस्टम के टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखें, अगर सिस्टम में हमारे पास इनपुट गिवन हो तो हम आउटपुट चेक कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन की मदद से, और इसके अलावा हम एनालिसिस कर सकते हैं ना, अगर सिस्टम का टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन से हम नंबर ऑफ पोल्स चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखें ये ट्रांसफर फंक्शन है, ये ऊपर वाले के रूट्स जो होते हैं वो पोल्स जीरोस होते हैं, नीचे वाले के जो रूट्स जो डिनोमिनेटर के रूट्स होते हैं वो पोल्स होते हैं, और जो नॉमिनेटर के रूट्स होते हैं वो जीरोस होते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 10s+2 डिवाइडेड बाय s+1 इंटू s+3। ठीक है, नॉमिनेटर के जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो s+2 इज इक्वल टू 0 पुट किया तो s इज इक्वल टू -2 निकला है। ठीक है, तो इसमें जो s इज इक्वल टू -2 के ऊपर एक इसका 0 लाए कर, 0 वो फंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन हमारा ओवरऑल 0 हो जाता है ना। इसी तरह पोल्स वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा फंक्शन इनफाइनाइट होता है। पोल्स से हम सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब वही वाला फंक्शन ने 10s+2 डिवाइडेड बाय s+1 इंटू s+3, डिनोमिनेटर में ये है। ठीक है, इसके अगर रूट निकालें तो s इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू -3, इसके दो रूट्स हैं। ठीक है, s इज इक्वल टू -1 के ऊपर और s इज इक्वल टू -3 के ऊपर। तो इसके पोल्स कितने हैं, 2 हैं। देखिए, ऊपर फर्स्ट ऑर्डर है तो 0 1 है, नीचे सेकंड ऑर्डर है तो पोल्स कितने हैं, 2 हैं। स्टेबिलिटी के लिए हम ऊपर से पोल्स निकालते हैं, नीचे से ऊपर से जीरोस निकालते हैं, नीचे से पोल्स निकालते हैं ना। जो नीचे होता है यही सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है। ठीक है, ये नीचे वाली इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर दें तो इसी इक्वेशन को हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं, और उससे हम सिस्टम के पोल्स निकालते हैं। वो पोल्स बताते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है या नहीं है स्टेबल, वो आगे चल के हम देखते हैं। ठीक है, nth ऑर्डर सिस्टम, देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पोल्स जो है वही जो नीचे वाली इक्वेशन है, यही सिस्टम का ऑर्डर बताती है। तो अगर nth ऑर्डर है तो सिस्टम का क्या होगा, n ऑर्डर होगा, s रेज़ टू पावर n है ना, तो ये nth ऑर्डर सिस्टम होगा। जो पोल्स हैं वो जब आप रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जीरोस है उनको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, अब देखिए, poles define the frequency at which the system become infinite। देखिए, ये नीचे वाले जो रूट्स होते हैं, जो नीचे वाले रूट्स होते हैं उससे क्या हो जाता है, सिस्टम इनफाइनाइट हो जाता है। देखिए ना, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो नीचे अगर जो रूट्स होते हैं वो पोल्स होते हैं, और पोल्स क्या बताते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, कहां पे इनफाइनाइट हो रहा है। ऊपर वाले जो रूट्स होते हैं वो 0 होते हैं, और ऊपर वालों में से कोई एक भी 0 हो जाए तो हमारा ओवरऑल सिस्टम क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बताते हैं।
अब पोल्स के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक जरूरी बात कि कोई भी सिस्टम फिजिकली रिलायबल तब होता है जब उसके नंबर ऑफ पोल्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज हों। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था ना, एक इक्वेशन प्रॉपर तब होती है जबकि उसके डिनोमिनेटर की पावर नोमिनेटर से ज्यादा या इक्वल हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से ज्यादा या इक्वल हो जाएगी तो नीचे क्या हो जाएंगे, पोल्स की वैल्यू या तो जीरो से ज्यादा होगी और या जीरो के बराबर होगी, तो वो वाला सिस्टम फिजिकली रिलायबल होगा। ठीक है, अब हम पोल्स की मदद से हम सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पांस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिट रिस्पांस के लिए जो पोल्स हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं, जबकि सिस्टम के स्पीड रिस्पांस या जनरल रिस्पांस के लिए नंबर ऑफ जीरोस की भी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, जब डिलेस हो या मिनिमम फेज हमने चेक करना हो उसके लिए जीरो भी इक्वली लाइकली इंपॉर्टेंट होता है। तो पोल्स से हम ट्रांजिट रिस्पांस चेक करते हैं, अगर सिस्टम ट्रांजिट से हमें उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी पता लग जाती है। स्टेबल सिस्टम कौन सा होता है, मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल कौन सा होता है, ये चेक करते हैं। पोल्स की बेस पे सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखें सारे के सारे पोल्स हमारे लेफ्ट ऑफ प्लेन में हो, आपके सामने अगर सामने देखें पोल को, सामने आप अपने पेज के ऊपर एक लाइन लगाएं तो एक आपकी राइट साइड बनती है, एक आपकी लेफ्ट साइड बनती है। इसको हमने राइट हाफ प्लेन कह दिया क्योंकि आधा ना, ओवर सारे प्लेन को आधा कर दिया आपने, सारे प्लेन को जब आधा कर दिया तो ये राइट हाफ हो गया, ये वाला आपका लेफ्ट हाफ होगा। ठीक है, एक सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसके सारे पोल्स उसके लेफ्ट हाफ प्लेन में हो। ठीक है, सारे के सारे अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक जो है इस ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, अगर एक यहां पे लाई करता है बाकी सारे के सारे इधर लाई करते हैं तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर कोई एक पोल भी इधर चला गया, ठीक है, एक भी पोल अगर राइट हाफ प्लेन में आ गया तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसी चीज को हम रूट्स की मदद से भी कह देते हैं कि अगर सिस्टम के रूट्स जो है वो राइट हाफ प्लेन में हो तो सिस्टम क्या, कोई एक भी राइट में चला जाए तो अनस्टेबल होता है। सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, अगर सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक ओरिजिन लाइन के ऊपर हो तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। एक एग्जांपल देखें। ठीक है, अब देखिए इस केस में कौन सा सिस्टम स्टेबल। अब इसमें देखिए पोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं और नंबर ऑफ जीरोस कितने। देखिए s इज इक्वल टू -3 के ऊपर एक पोल है, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर एक पोल है, s इज इक्वल टू -3 के ऊपर दो पोल है क्योंकि यहां स्केयर लिखा हो। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर दो पोल है और s इज इक्वल टू -1 के ऊपर सॉरी एक जीरोस है। ये s इज इक्वल टू -3 के ऊपर दो जीरोस हैं, s इज इक्वल टू 0 के ऊपर दो जीरोस हैं और s इज इक्वल टू -1 के ऊपर एक जीरो है। नीचे डिनोमिनेटर से हमें पोल निकलते हैं। यहां देखें s इज इक्वल टू 0 के ऊपर और s इज इक्वल टू -2 के ऊपर। -2 वाला लेफ्ट साइड में चला गया और 0 वाला क्या ओरिजिन लाइन के ऊपर आ गया। आप देखें एक लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक ओरिजिन के ऊपर है। जब एक लेफ्ट हाफ प्लेन में और एक ओरिजिन के ऊपर है तो वो मार्जिनली स्टेबल हो गया। अब देखिए s इज इक्वल टू -1 यहां से निकलेगा, s इज इक्वल टू -2 यहां से निकलेगा, s इज इक्वल टू -3 यहां से निकलेगा। तो -1 -2 -3 सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में है। तो जब सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब यहां से s इज इक्वल टू 0 निकलता है और s इज इक्वल टू यहां से s इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा निकलता है। ठीक है, 10 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 स्क्वायर रूट 2 यानी कि 3.16 होता है। ठीक है, तो यहां से इसके रूट निकले s इज इक्वल टू प्लस माइनस 3.16 आयोटा। ठीक है, s स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आया तो 10 उधर जाके माइनस हो गया, s स्क्वायर इज इक्वल टू -10 आ गया। दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे s आ गया तो उस तरफ आ गया प्लस माइनस 3.16 आयोटा। एक पोल जो है s इज इक्वल टू 0 के ऊपर है, दूसरा पोल s इज इक्वल टू प्लस माइनस
+3 आयोटा के ऊपर है, तीसरा s इज इक्वल टू -3 आयोटा के ऊपर। ठीक है, तीनों पोल जो हैं इसके क्या कर रहे हैं, मार्जिन लाइन के, ओरिजिन लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल वो होता है जिसमें एक ओरिजिन वाली लाइन के ऊपर लाई करो। देखिए इसमें एक ये, दूसरा और तीसरा ये, आप इसको फिजिकली ड्रा करें तो भी ये सिस्टम जो है, तो ये मार्जिन वाली लाइन जो, ये जो y एक्सिस के ऊपर जो लाइन है इसके ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर प्लस 3.16 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, -3.16 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा s इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन थी कि 1 पोल लाइज एट ओरिजिन, अब 3 पोल लाइज एट ओरिजिन आ गए तो सिस्टम अनस्टेबल हो। ठीक है, अब यहां पे देखें s इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये सिस्टम एक s इज इक्वल टू -10 के ऊपर और एक s इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ये क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल हो गया। ये भी मार्जिनली स्टेबल है, ये भी मार्जिनली स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, क्रिटिकल स्टेबल, एब्सोल्यूट स्टेबल और रिलेटिवली स्टेबल क्या होता है वो देखते हैं ना। देखिए स्टेबल का मतलब है एक चीज प्रॉपर फॉर्म में पड़ी हुई है ना, न्यूट्रल फॉर्म में यानी कि दरमियान में है। अनस्टेबल ये किसी भी वक्त गिर सकती है। एक स्टेबल सिस्टम से हम क्या करते हैं, हम सिस्टम का रिस्पांस ले सकते हैं जब हम उसको इनपुट देते हैं। ठीक है, अगर उसमें इनपुट ना दी जाए तो वो क्या करता है, अप्रोचेस टू 0 यानी कि 0 की तरफ जाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अगर आप उससे इनपुट हटा लें तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो 0 की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब ये देखें, आपने इसके ऊपर इनपुट अप्लाई की, ठीक है, इनपुट अप्लाई की, बाउंडेड रिस्पांस आया। जैसे ही आपने इनपुट यहां से हटा ली तो ये क्या किया, इसने अपने आप को लिमिट कर दिया टूवर्ड्स द बाउंडेड इनपुट। ठीक है, इसका रिस्पांस यूं इस तरह से आता है ना, इसमें क्या अपने आप को ये स्टेबल करने यानी कि प्रॉपर न्यूट्रलाइज फॉर्म इस लाइन के ऊपर लाने की कोशिश करें। अगर आपने यूनिट स्टेप बनाना है तो ये मैक्सिमम पीक तक जाएगा, उसके बाद आहिस्ता 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 ये सेटलिंग टाइम के थोड़ी देर बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसके पोल्स जो है वो एक स्टेबल सिस्टम के लिए सारे के सारे पोल्स क्या होने चाहिए, लेफ्ट हाफ प्लेन में होने चाहिए, राइट साइड पे कोई भी ना हो, सारे के सारे लेफ्ट हाफ प्लेन में हो। एक अनस्टेबल सिस्टम वो होता है जिसमें जब आप इनपुट देते हैं तो आउटपुट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है या अनकंट्रोल हो जाती है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, आपका रिस्पांस जो होता है वो बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड आउटपुट रिस्पांस होता है। ठीक है, बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड रिस्पांस होता है। अब इसमें देखें, जब आपने बाउंडेड इनपुट दी, ठीक है, पिछले केस में आपने क्या किया, यहां पे इनपुट दी, बाउंडेड इनपुट, ये डॉटेड लाइन, तो रिस्पांस क्या हुआ, आहिस्ता 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 इस इनपुट के साथ सेट हो गया ना, इस इनपुट के साथ थोड़ी देर बाद सेट हो गया। अनस्टेबल केस में जब आपने बाउंडेड इनपुट दी तो रिस्पांस क्या हुआ, अनबाउंडेड। ये देखें ना, रिस्पांस जहां से लाइनों से बाहर निकल रहा है ना, रिस्पांस जो है अपने आप को इसके साथ सेटल करने की कोशिश नहीं कर रहा, यहां से बाहर निकल रहा। तो अनस्टेबल सिस्टम के लिए जो रूट्स होते हैं, कोई एक भी रूट अगर राइट हाफ प्लेन में चला गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, आप क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम देखते हैं। ठीक है, एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम में जो आउटपुट है वो ना तो 0 की तरफ जा रही होती है और ना टाइम इंक्रीज करने से इंफिनिटी की तरफ जा रही होती है। ठीक है, आउटपुट जो है वो ऑसिलेट कर रही होती है स्टेडी स्टेट कंडीशन में एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर। ऐसे सिस्टम को ना आप स्टेबल कह सकते हैं ना आप अनस्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि स्टेबल सिस्टम की वो आउटपुट जो है वो 0 की तरफ जा रही होती है और अनस्टेबल सिस्टम की अनबाउंडेड जा रही होती है। तो इसकी क्या करती है, एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर लाई कर रही होती है। जैसे ये देखें यहां पे डायग्राम में, आप जैसे देखिए बाउंडेड इनपुट के लिए रिस्पांस क्या है, ये ऑसिलेटरी डैम्प सिस्टम है ना, इस तरह का रिस्पांस है। क्रिटिकली स्टेबल लीनियर टाइम इनवेरिएंट के लिए जब हमारी आउटपुट जो है वो बाउंडेड इनपुट के लिए ना तो उसको फॉलो करने की कोशिश करे और ना लिमिट से बाहर निकल जाए। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम कहते हैं। इसके रूट्स जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाए कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस 3.16 आयोटा जैसे पिछले केस में आया था,
रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम देखते हैं। रिलेटिवली स्टेबल में हम क्या करते हैं, एक चंद सिस्टम को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि एक पहले जीरो की तरफ जा रहा है, दूसरा जीरो की तरफ। जैसे ये डायग्राम में देखें, रिलेटिव की डायग्राम ये देखें, एक ये वाला है ना जिसका रिस्पॉन्स ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, दूसरे वाला ये डॉटेड लाइन में दिखाया गया ना, डॉटेड लाइन। अब ये जो डॉटेड लाइन वाला है ये बी है, और ये जो दूसरा प्रॉपर लाइन वाला ये ए है, ठीक है। अब ए का रिस्पॉन्स रिलेटिवली ज्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू बी के। बी का रिस्पॉन्स रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए के, ठीक है। बी मोर स्टेबल है, जो डॉटेड लाइन वाला है ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ए के, क्योंकि ये जल्दी डिके हो रहा है, जल्दी इनपुट को फॉलो करने की कोशिश कर, ठीक है। रिलेटिवली स्टेबल में हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे देखें पहले केस में हम ए और बी दो थे, इनके रूट सब निकालें तो ए के यहां पे आके बी के यहां पे आके, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ए के रूट ओरिजिन के पास पास हैं तो इसके अंदर ज्यादा ट्वीकिंग आ रही है, बी के ओरिजिन से और दूर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसके अंदर कम ट्वीकिंग आ रही है, ठीक है। ये उसी को ग्राफिकली दिखाया गया कि जैसे जैसे जो इनपुट ये जो है रूट्स हमारे लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होते हैं, वैसे वैसे सिस्टम ज्यादा मोर स्टेबल होता है कंपैरेटिवली पहले वाले से। अगर एक सिस्टम के रूट्स यहाँ पे है वो ज्यादा, उससे जो सिस्टम जिसके रूट्स यहाँ पे है वो ज्यादा स्टेबल होगा, उससे जिससे रूट यहाँ पे है वो और भी ज्यादा स्टेबल हो रहा, और जितना आगे जाते हैं जाएंगे उतना सिस्टम रिलेटिवली मोर स्टेबल होता जाएगा। बाइपोल स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। बाइपोल स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर हमारे पास बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट रिस्पांस हो तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? बाइपोल स्टेबल सिस्टम है ना। अगर हम आपकी जो इनपुट है वो बाउंडेड है और आउटपुट भी बाउंडेड है तो बाइपोल स्टेबल हो गया। हमारी आउटपुट कांस्टेंट रहे या क्या करे, वक्त के टाइम के हिसाब से डाई डाउन करना शुरू करते, ठीक है। ऐसे सिस्टम में जब आपने स्टेप इनपुट दी, या तो आउटपुट कांस्टेंट रहे या आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डाई डाउन करना शुरू कर दे। इसी तरह एक सिस्टम जो है अनस्टेबल क्या होगा, अगर बाउंडेड इनपुट के लिए अनबाउंडेड आउटपुट आ गई। जैसे देखें ना पिछले केस में ये इनपुट के लिए एक स्टेप इनपुट के लिए ये आहिस्ता ऊपर बढ़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू, ये स्टेबल हो गया। अगर ये बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते जाए तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाए। इसको हम ट्रांसफर फंक्शन की मदद से भी देख सकते हैं। अगर फर्ज करें 1/s+3 है, ठीक है, और दूसरा 1/s-3 है, इनमें से s+3 s इज इक्वल टू -3 के ऊपर रूट निकला, s इज इक्वल टू +3 के ऊपर रूट निकला। -3 वाला स्टेबल आ गया, +3 वाला अनस्टेबल आ गया, ठीक है। +3 का रूट यहां पे ड्रा किया गया, -3 का ये ड्रा किया गया। अब इसी का अगर हम लैप्लास लें तो e⁻⁴ क्या बनेगा, ये -3t बनेगा, ये e⁻+3t बनेगा। अब इन दोनों का ग्राफ बनाए, ठीक है। e⁻−3t का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया, e⁻+3t का जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये चीज बढ़ती जाएगी। इसी चीज को ऊपर देखें, अब ये अनस्टेबल लग रहा है ना, ये अनस्टेबल लग रहा है और ये स्टेबल लग रहा है। ऊपर हमने यही किया था, ये अनस्टेबल था और ये स्टेबल था। तो इस तरह हम ट्रांसफर फंक्शन से डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं और इसका लैप्लास लेके हम उसको टाइम डोमेन में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन से भी चेक कर सकते हैं, लैप्लास से भी देख सकते हैं। स्टेबिलिटी में एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, अगर इनपुट रिमूव कर दी जाए तो सिस्टम क्या होगा, ठीक है। एसिम्प्टोटिक स्टेबल वो हो गया जिसमें अगर आप सिस्टम से इनपुट रिमूव कर लें तो आहिस्ता आहिस्ता आउटपुट क्या हो जाए, 0 की तरफ जाना शुरू हो जाए। बाइपोल स्टेबल वो हो गया जिसमें आउटपुट बाउंडेड हो इनपुट बाउंडेड के लिए। क्रिटिकली स्टेबल वो हो गया जिसमें हमारी जो आउटपुट है वो विद इन स्पेसिफिक रेंज रहे, ठीक है। एब्सोल्यूट स्टेबल वो होता है जिसमें हमारे ऑल वैल्यू सारे पैरामीटर जो है वो बाउंडेड आउटपुट्स को फॉलो करें, यानी कि पोल्स सारे के सारे पोल्स क्या हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन में ही लाई करें। रिलेटिवली स्टेबल में हम दो चीजों को देखते हैं कि एक से दूसरा निस्बतन कितना जल्दी स्टेबल हो रहा है।
ठीक है, इसमें बॉडी प्लॉट, नेकपस प्लॉट से चेक कर सकते हैं इन चीजों को। जैसे हमने अगर एक का पोल एक का एस इज इक्वल टू -2 के ऊपर है, दूसरे का एस इज इक्वल टू -3 के ऊपर है, तो -3 वाला रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू -2 वाले से, क्योंकि जितना ओरिजिन से दूर जाता है लेफ्ट साइड पे, उतना सिस्टम ज्यादा बेहतर स्टेबल होता जाता है। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया देखते हैं और इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस डिस्कस करते हैं और साथ में एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। ठीक है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया जो है, जैसे एक स्टेबल सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम के पोल्स निकालते हैं। ठीक है, पोल्स निकाल के चेक करते हैं वो राइट हाफ प्लेन में या लेफ्ट हाफ प्लेन में। ठीक है, अगर राइट हाफ प्लेन में कोई भी एक चला जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया में यही बताता है कि आप चेक कर लें कि जो सिस्टम है उसके कोई भी पोल कहीं राइट हाफ प्लेन में तो नहीं जा रहा। ठीक है, इसका एक प्रॉपर मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ये नीचे पोल्स वाली डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलती है। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लेके चलते हैं। अब s रेज़ टू पावर n है से स्टार्ट होता है और 0 तक जाता है। यहाँ पे क्या किया, s रेज़ टू पावर n, फिर पावर कम करते 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 s रेज़ टू पावर 0 तक चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। कोफिशिएंट पहले a0 लिखते हैं, फिर a2 लिखते हैं, फिर a4 लिखते हैं, a6 लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले का, फिर तीसरे वाले का, फिर पांचवें वाले का, फिर सातवें वाले का। इसी तरह नीचे वाली लाइन में s रेज़ पावर n -1 के आगे पहले दूसरे वाले का, चौथे वाले का, छठे वाले का और आठवें वाले का। ठीक है, दो लाइनें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से फिल हो जाती हैं। और तीसरी लाइन जो है, जैसे b1 इज इक्वल टू हमने निकालना है, तो हम क्या करते हैं, a1 को a2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस a3 को a0 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय a1 कर देते हैं। ये पिवट वैल्यूज को कहते हैं। a3 को a2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस a0 को a3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया a1 से। इसी तरह यहां वाली जो वैल्यू निकालेंगे, a3 को a4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस a2 को a5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय a3 कर दिया। तो इसी तरह यहां सारी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। सारी वैल्यूज निकालने के बाद यहां पे हमें एक रे बन जाती है, उसमें हम नंबर ऑफ साइन चेंजेस चेक करते हैं। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं उतने हमारे पोल्स होते हैं राइट हाफ प्लेन में। ठीक है, जितने, सबसे पहला काम क्या किया, राउथ टेबल बनाया। ठीक है, राउथ टेबल में हमने क्लोज लूप चेक करते हैं कितने हमारे सिस्टम के क्लोज लूप्स आते। अब उसमें जितने पोल्स हमारे राइट हाफ, जितना नंबर ऑफ साइन चेंजेस आ जाएंगे उतने हमारे पोल राइट साइड पे चले जाएंगे। अगर कोई साइन चेंज नहीं है तो इसका मतलब है कोई भी पोल राइट साइड पे नहीं गया। जब कोई भी पोल राइट साइड पे नहीं गया तो सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए s रेज़ पावर 4 से शुरू होता है, s रेज़ पावर 0 तक जाता है, s रेज़ पावर 4 3 2 1 0। ठीक है, मैक्सिमम जो पावर है वो लिखी, उसके बाद कम करते 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 s रेज़ पावर 0 तक चले। ये हमने क्या कर दिया, इसका टेबल बना लिया, उसके अंदर वैल्यू डालनी है। अब देखिए s रेज़ पावर 4 से लेकर 0 तक चले गए। पहले का कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। पहले का कोफिशिएंट लिख दिया, दूसरा छोड़कर तीसरे का कोफिशिएंट इसका 3 है। ठीक है, और चौथा छोड़ के पांचवे का कोफिशिएंट 5 है। 1 3 और 5 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिख लिया नीचे वाले लाइन में 2, उसके बाद अगले वाला चौथे वाला लिख लिया 4 और आगे यहां पे है ही नहीं तो यहां 0 लिख दी। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालनी है, ये देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू 4 है ना। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या बना, 1 ठीक है, इसी तरह 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4, 5 इंटू 4 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये वाला 4, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। इसी तरह यहां 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5, 4 माइनस 10। ठीक है, ये 4 और माइनस 10, 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 6
-6 को जब 1 से डिवाइड किया तो -6 ही आए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इस तरह -6 इंटू 5 -1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय -6, ऊपर बन गया -30 डिवाइडेड बाय -6, तो ये बन गया 5। ठीक है, अब इसमें देखें पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहां तक कोई साइन चेंज नहीं है। ये पॉजिटिव है, अगला नेगेटिव है, एक साइन चेंज आ गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर अगला पॉजिटिव है, 2 साइन चेंज आ गए। देखिए यहां से यहां तक कोई साइन चेंज नहीं था, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो 2 साइन चेंज आ गए। जब 2 साइन चेंज आ गए तो 2 पोल चले गए राइट ऑफ प्लेन में। जब 2 पोल राइट ऑफ प्लेन में चले गए तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ओवरऑल इसके कितने पोल है, s⁴ है, तो ओवरऑल इसके 4 पोल है, 4 में से 2 राइट ऑफ प्लेन में चले गए तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। जब 2 राइट ऑफ में चले गए तो बाकी 2 लेफ्ट ऑफ में हम समझ लेते हैं। उसी चीज को दोबारा यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय ये करना। ठीक है, अच्छा इसमें देखें s⁴ है, s⁴ के बाद s² है, s है, फिर 1 है, s⁴ लिख दिया, s² लिख दिया, s1 लिख दिया, s0 लिख दिया। अब देखिए पहले का कोएफिशिएंट 1 है, दूसरे का कोएफिशिएंट 31 है, तीसरा कोएफिशिएंट है ही नहीं, यहां लिखने की जरूरत ही नहीं थी हमें। अब s² के केस में पहला कोएफिशिएंट 10 है, दूसरा कोएफिशिएंट क्या है, 1030 है, 1030 है ना, पहले 10 लिख दिया, फिर 1030 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे एक चीज शो कराएगी है, अगर सारे को 10 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 10 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा। ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया है कि आप किसी भी रो को एक नंबर से डिवाइड कर लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब उसके बाद हम ये क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। ये एक्चुअली वही काम था जो डिटर्मिनेंट का उलट होता है। देखिए डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें उल्टा हिसाब होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके दिया, डिवाइडेड बाय ये नंबर करते हैं। तो ये काम हम यूं भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ले लिया, उसके साथ माइनस साइन लगा लिया, क्योंकि डिटर्मिनेंट का उलट है इसलिए माइनस साइन लगा लिया। तो ये डिटर्मिनेंट जब लेंगे इसका क्या बना, 1 इंटू 103 माइनस 1 इंटू 31 -72 बन गया, -72 डिवाइडेड बाय 1 -72 ही रहेगा। इस तरह यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें तो ये 0 और -72 को 103 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 103 आ गया। ठीक है, वैसे भी अगर यहाँ पे नीचे 0 हो ना तो ये वाली चीज यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। जैसे पिछले केस में देखें यहाँ पे 0 था ना, तो ये 5 आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 0 है तो ये वाला 5, यही वाला आंसर यहाँ पे आता है। ठीक है, जिसके नीचे 0 वही वाली टर्म एक स्टेप आगे चली जाती है। तो इसमें क्या 1 1 -72 103, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 साइन चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, 2 साइन चेंज है, तो 2 पोल इसके राइट ऑफ प्लेन में और एक पोल क्या है, लेफ्ट ऑफ प्लेन में है, तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो। इसी तरह s³ प्लस s के 2s24 आ गए। इसमें क्या क्या, पहला और दूसरा यहां पे रख दिया, और पहला और तीसरा यहां पे रख दिया, दूसरा और चौथा यहां पे रख दिया। ठीक है, अब इसमें माइनस, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2 -24 -22 आ गया, -22 आ गया, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और -22 के नीचे ये 0 है, तो यही चीज यहां से आगे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब इस केस में देखें नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, 2 साइन चेंज है। जब 2 साइन चेंज है तो 2 पोल्स चले गए राइट ऑफ प्लेन में, तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k टू मेक सिस्टम स्टेबल। अच्छा, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की मदद से देखते हैं कि हम किसी सिस्टम में कोई पैरामीटर की k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं जो सिस्टम को स्टेबल बनाते। ठीक है, राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे इसी चीज से डिवाइड कर देते हैं,
और ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज इसी तरह निकालते हैं। एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस के, इसमें के की वो वाली वैल्यू बताएं जो सिस्टम को स्टेबल करे। ठीक है, एस क्यूब है तो एस क्यूब लिख दिया, एस स्क्वायर लिख दिया, s1 लिख दिया, s ऑफ 0 लिख दिया। अब एस क्यूब है तो यहाँ पे 1 और 4 आ जाएगा, पहली और तीसरी टर्म लिख दी, 1 और 4 आ गया, दूसरी और चौथी टर्म नीचे वाली लाइन में लिख दी। ठीक है, उसके बाद क्या फार्मूला है जी, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना और डिवाइडेड बाय इसी चीज से डिवाइड करना होता है। अब देखें, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, माइनस 1 को k से मल्टीप्लाई किया तो k आ गया, डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब k के नीचे 0 है तो ये k यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ये 0 करते हैं और फिर इसी चीज से डिवाइड करते हैं, तब भी k ही आएगा। ठीक है, ये देखें, ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये वाली चीज भी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव तब होगी जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये पॉजिटिव होगी। तो एक कंडीशन तो ये निकली, व्हेन k मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहां से जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो देखें, अगर इसमें 1 डालें तो ये पॉजिटिव आता है, 8 माइनस 1 है ना, 7 आ गया। अब 2 डालें तो 6 आ गया, 3 डालें तो 5 आ गया, 4 डालें तो 4 आ गया, इसी तरह 5 डालें तो 3 आ गया, k की वैल्यू 6 डालें तो 2 आ गया, k की वैल्यू 7 डालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। k की वैल्यू 8 डालें तो यहाँ 0 आ जाएगा। k की वैल्यू जब 9 डालते हैं तो 8 माइनस 9 यहाँ नेगेटिव टर्म आ जाती है। ठीक है, इस पूरी लाइन में कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई खुदा ना खास्ता एक भी साइन चेंज हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कहता है k मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कहता है जी k की वैल्यू जो है अगर आप 8 से ऊपर रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि 8 माइनस 9 माइनस 1 आ गया ना। तो ये कहता है k की वैल्यू 8 से कम रखनी चाहिए, ये कहता है k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर एक कहता है 0 से बड़ी होनी चाहिए तो अगर आप इसको सीधा सीधा बनाएं तो एक कहता है 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कहता है 8 से कम होनी चाहिए, दूसरा इस तरफ मांग रहा है। तो 0 से 8 के बीच में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। देखें, अगर k की वैल्यू 0 से 8 के बीच में रहेगी तो 0 से बड़ी भी रहेगी, ठीक है, और 8 से छोटी भी रहेगी। तो ये वाली वो रेंज होगी जो सिस्टम को स्टेबल बनाएगी। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल भी करते हैं। देखिए, एस क्यूब प्लस 3s प्लस 3s प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। एस क्यूब लिख दिया, एस के लिख दिया, s1 लिख दिया, s ऑफ 0 लिख दिया। देखिए, पहला, तीसरा और पांचवी वैल्यू लिख दी, दूसरी, चौथी और छठी वैल्यू लिख दी। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 9। ठीक है, 9 आ गया ना, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 माइनस के है ना, 3 9 माइनस 1 माइनस के है ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9 माइनस के साथ आगे क्या आ गया, 1 प्लस के। जब 1 प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा। 9 माइनस 1 माइनस के क्या बना, 8 माइनस के, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू होती है, तो 8 माइनस के डिवाइडेड बाय 3। ये 1 प्लस के है, इसके नीचे 0 है तो यही 1 प्लस के यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय ये करें तो भी 1 प्लस के ही आंसर आएगा। अब 1 प्लस के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 1 प्लस के जो है ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब k की वैल्यू जो है वो देखे ना, अब k की वैल्यू 1 प्लस के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब 1 प्लस के जो है ग्रेटर देन 0 तब होगा जब k की वैल्यू -1 से ऊपर होगी। देखे ना, k जब 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, k की वैल्यू -1 आ जाएगी तो ये 0 आ जाएगा, k की वैल्यू -2 आ जाएगी तो ये ओवरऑल -1 हो जाएगा। तो k जो है इस टर्म के लिए k मस्ट बी ग्रेटर देन -1। अब यहाँ 8 माइनस k है, 8 माइनस k है तो ये पॉजिटिव रहने के लिए ये k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू 8 से ज्यादा हो जाएगी तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी।
इसी तरह ये वाली वैल्यू अगर -1 से ज्यादा हो जाएगी, -1 से कम हो जाएगी, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ये कहता है जी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से ज्यादा होनी चाहिए। ये कहता है इसकी वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए। तो आप दोनों को खुश रखने के लिए ये कहता है जी -1 से ज्यादा होनी चाहिए, तो आप -1 से ज्यादा रख लें। ये कहता है 8 से कम होनी चाहिए, आप -1 से ज्यादा रख लें और 8 से कम रख लें, तो -1 से 8 तक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पिछले केस में ये नीचे के कह रहा था जी 0 से ज्यादा होनी चाहिए और ये कह रहा था 8 से कम होनी चाहिए, तो आपने 0 से ज्यादा रखनी है और 8 से कम रखनी है, तो क्या हो जाएगी 0 से 8 के बीच में। इसी तरह नीचे वाले केस में क्या हो जाएगी -1 से 8 तक। सही है। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, कि स्पेशल केसेस कौन से होते हैं और उनका हल कैसे निकालते हैं। राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया की वैसे आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाय यही चीज करते हैं, तो ए निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी वाली सारी टर्म्स भी इसी तरह निकाली जाती है। केस नंबर 1 है 0 इन फर्स्ट कॉलम। अगर पहले कॉलम के अंदर कोई 0 आ जाए तो फिर क्या करेंगे। पहले कॉलम की जो वैल्यूज होती हैं वो डिवाइड हो रही होती हैं, तो वो नीचे जाके सारे को इन्फिनिटी बना देती हैं। तो अगर फर्स्ट कॉलम के अंदर यानी कि पहले वाला जो कॉलम है, ये नीचे दिखाता हूं, ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर कहीं पे भी 0 आ जाए तो उसको आर्बिट्रेरी नंबर यानी कि ई से रिप्लेस कर देते हैं। एक स्मॉल नंबर ई लेके उससे रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारा सिस्टम फेल ना हो। ठीक है, एग्जांपल देखें, s³ + 2s + s + 2 = 0। ये 1 आ गया, ये 1 आ गया ना। पहली और तीसरी टर्म लिखते हैं, 1 और 1 लिख दिया। दूसरी और चौथी टर्म लिखते हैं, 2 और 2 लिख दिया। 2 - 2 0 आ गया, 0 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 0 ही आ गया। ठीक है, जब ये 0 आ गया तो यहां पे सिस्टम हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक स्पेशल केस है जिसमें पहले कॉलम के अंदर एक 0 आ जाए। जब पहले कॉलम के अंदर एक 0 आ जाए तो उसको एक आर्बिट्रेरी नंबर ई से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये ई एज इट इज फिर आगे चलता रहता है। जब ई से रिप्लेस कर दिया तो ई माइनस ई को जब 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड किया ई से, तो यहां पे 2 आ गया। ठीक है, इसी की एक और वैल्यू है, देखिए S5 4 3 2 1 और 0 के कोएफिशिएंट। S5 4 3 2 1 0 लिख दिया। अब इसके बाद ये देखें, पहला तीसरा और पांचवें का कोएफिशिएंट लिख दिया। ये क्या है 1 2 और 11। इस केस में दूसरे का कोएफिशिएंट 2 4 और 10 दूसरी लाइन में लिख दिया। अब देखिए यार 2 × 2 4 4 - 4 0 आ गया, यहां पे 0 आ। ठीक है, 0 आ गया तो 0 को किससे रिप्लेस करना है, ई से। ई से रिप्लेस कर दिया। आगे चलते गए, ये देखे ना, ये वैल्यू 4 × 11 - 2 × 10 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 6 आ गया। ठीक है, अब ई के साथ चलेंगे, ई × 4 4 ई आ गया, -2 × 6 12 आ गया डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, इस चीज को मैंने C1 कह के यहां पे C1 लिख दिया। C1 किसके इक्वल है, -12 डिवाइडेड बाय ई के। ठीक है, देखिए 4e -12 डिवाइडेड बाय ई के इक्वल। इसी तरह यहां पे D1 निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा 6C1 - 10e डिवाइडेड बाय C1, तो ये D1 निकल आया। इसी तरह हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए साइन चेंजेस कैसे देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव रखें, ठीक है, 0 से थोड़ी सी बड़ी रखें, से 0.1 रखें, तो जब पॉजिटिव रखेंगे तो ये क्या बनेगा, अगर पॉजिटिव रखेंगे तो फिर क्या बनेगा, अगर 0 रखें तो फिर क्या बनेगा। सबसे पहले 0 रख के चेक करते हैं। अगर 0 रखें तो C1 की वैल्यू क्या बनती है, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन 0 के नजदीक रखे, कोई भी 0 रख लें तो फिर तो सिस्टम यहीं से फेल हो जाएगा ना। अब 0 से नजदीक लें, जैसे 0.7 रखें तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म नेगेटिव आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा 6C1 - 10e, ये 0 के करीब है तो 6C1 और C1 कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ गया। मतलब यहाँ पे -12 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है ना। e जो है तकरीबन 0 के नजदीक 0.7 है,
तो -12 डिवाइडेड बाय 0.7 करेंगे तो एक नेगेटिव टर्म ही रहेगी। ठीक है, ई की एक वैल्यू लेनी है, आपने पहले पॉजिटिव लेके चेक करें। पॉजिटिव तो इसमें पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं कि ऊपर वाली दोनों टर्म पॉजिटिव है, हम सिस्टम को फेल नहीं करना चाहते, तो ई की एक पॉजिटिव वैल्यू ले ली। सबसे आसानी के लिए 0.1 ले ली, तो 0.1 के साथ ये मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव टर्म ही आए, तो ये ओवरऑल क्या आ गई, ये नेगेटिव टर्म आ गई। C1 नेगेटिव आ जाएगा, ये वाली टर्म तकरीबन 0 हो जाएगी, तो 6 C1 डिवाइडेड बाय C1 आ गया, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ -12 आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव 0.1 आ गया। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दो साइन चेंज आ गए। ठीक है, C1 नेगेटिव आ गया, जब दो साइन चेंज आ गए तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो। अब इस आगे देखते हैं, इसमें देखें S4 S3 S2 S1 और Kn। S4 3 2 1 0 लिख दिया, 1 1 और K पहले वाली लाइन में आ गया, दूसरे वाली लाइन में 1 और 1 यार। अब 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 0, ये 0 आ गया। 0 को हमने क्या रिप्लेस करना है, एक आर्बिट्री नंबर से। जब 0 को एक आर्बिट्री नंबर से रिप्लेस करना है तो E लिख दिया, E लिख दिया, तो ये C1 जो निकालेंगे E इंटू 1 E माइनस के डिवाइडेड बाई E, तो E माइनस के डिवाइडेड बाई E आ गया। ठीक है, E माइनस के डिवाइडेड बाई E यहाँ पे आ गया, इसको यानी कि C1 रिप्लेस कर दी। ये K है, ये K है, यहाँ पे एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, से 0 है तो 0 के नजदीक 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 वैल्यू रखनी है। ठीक है, से 0.0001 रखे तो ये क्या बन गया, 0.001 माइनस के। ठीक है, माइनस के डिवाइडेड बाई E, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, K की वैल्यू माइनस आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे K हमें पॉजिटिव रखना पड़ता है, यहाँ पे K नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब देखिए ये इस सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए ये चीज कहती है K मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल, K मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आ गया माइनस के डिवाइडेड बाई E, तो ये कहता है अब ये माइनस के को अगर हमने पॉजिटिव K बनाना है तो इसके अंदर K की वैल्यू माइनस डालनी पड़ेगी, यानी कि ये K की वैल्यू -1 होगी तो ये ओवरऑल पॉजिटिव 1 होगा। जब -1 होगी तो ये तो चलो ठीक हो जाएगा, फिर ये मसला यहाँ पे आ जाएगा। जब +1 होगी तो यहां से ठीक होगा, ये वाला मसला इधर आ जाएगा। तो ये वाला सिस्टम K की सारी वैल्यू के लिए अनस्टेबल होगा। अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, दूसरा केस ये है कि अगर पहले वाले केस में पहले कॉलम में कोई चीज 0 आ जाए, दूसरे वाला केस है अगर पूरी की पूरी लाइन 0 हो जाए तो फिर क्या करते हैं। ठीक है, अगर पूरी लाइन 0 हो जाए तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस पे हम ये कहते हैं कि लाइन का जो पहले वाली लाइन है उसका डिफरेंशियल लेके वो नीचे लिख देते हैं। ठीक है, एग्जांपल से इसको ही बताता हूं मैं आपको। अब देखें s⁻³ प्लस 2s² प्लस 4s प्लस 8, यह आ गया ना, सॉरी ऊपर ही चलते हैं। s⁻²s प्लस k प्लस 8, इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाली जो दूसरी वाली लाइन है वो 0 कैसे आएगी, देखे ना, S1 और 4 आ गया, इधर नीचे 2 और 8 आ गया, 1 और 4 और 2 और 8 आ गया। 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया -8 इंटू 8, नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस केस में पूरी लाइन 0 हो जाती है, तो इसमें डिफरेंशियल लेके फिर नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है, इस तरह के केस इसमें अगर आप सॉल्व भी करें तो आप देखेंगे पूरी की पूरी लाइन 0 आ जाएगी। इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं। ठीक है, इसमें हम एंड पे क्या करते हैं, एक प्लस की ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये 8 को खत्म कर देते हैं, इसके जगह हम एक प्लस की ऐड कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक एक्स्ट्रा चीज की ऐड कर देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में, ओरिजिनल पॉलिनोमियल के अंदर। अब s³ प्लस 2s² प्लस k 4s प्लस की। ठीक है, यहाँ पे पहले 8 आ रहा था, अब क्या कर दिया हमने, एक की ऐड कर दिया 8 की जगह। आप क्या 1 इंटू 4 2 इंटू के है ना, ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस के डिवाइडेड बाई 2, और नीचे यहाँ पे क्या आ गया, के आ। तो यहाँ पे अगर ये कहता है के की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये कहता है के की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए
के को 0 से बड़ा रख लें और 8 से छोटा कर लें, यानी कि 0 से 8 के बीच में रेंज लें। ठीक है, अगर पूरी की पूरी लाइन 0 आ जाए तो हम सबसे एंड वाला कोएफिशिएंट जो है इसको हम k से रिप्लेस कर देते हैं, जब k से रिप्लेस करके फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में इस पॉलिनोमियल को अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 और 4 आ गया, दूसरी लाइन में 2 और 8 आ गया, नीचे पूरी लाइन 0 होगी, तीसरी लाइन पूरी 0 हो गई। जब दूसरी लाइन पूरी 0 होगी तो हमने 8 को रिप्लेस कर दिया k से और फिर इसको सॉल्व किया। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू।